ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल 8 जो है वो एमसीक्यूज कर लिए थे। अब हम 9 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो 9th वाला एमसीक्यूज है उसमें वो पूछ रहा है, द सेंटर ऑफ फ्राइड्स थ्योरी इज द थॉट्स, एटीट्यूड्स, इम्पल्सेस, विशेस एंड मोटिवेशंस ऑफ व्हिच वी आर अनअवेयर। इसमें ये जो है ये सीएसएस के प्रीवियस पेपर से मैंने उठाया हुआ है। तो इसमें से जब भी मैंने आपको कल भी बताया था कि बिहेवियरिज्म की बात है, जहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स का वर्ड यूज हुआ है, आपने आंखें बंद करके बिहेवियरिज्म पे लगा देना है। जहाँ पे आपको अनकॉन्शियस और फ्राइड का नाम आ जाए तो समझ जाए कि इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, अनकॉन्शियस। तो अब अगर आपको उसके स्क्रीन शो हो रही। किसको किस किस को शो नहीं हो रही? तो क्योंकि हमारे पास मैम ऑप्शन अभी में अनकॉन्शियस है। जी, शो हो अभी गई है हो रही सबको? थी लेकिन अभी अभी नहीं हो। तो बच्चों, ये आपको पता है ना, आज मौसम भी ऐसे है, हमारी तरफ भी आंधी आ रही है बार बार। तो हो सकता है टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये हो प्रॉब्लम। तो मेरी आवाज़ पे आप फोकस कर लें। आपने जो मैं बोल रही हूँ, वैसे भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, तो उसकी टेंशन आप ना लें। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ठीक है, करें आगे कंटिन्यू, यस या मैं मैम। दोबारा से थैले यस। शेयर जो है ना रोक के दोबारा से मैं रीशेयर करती हूँ स्क्रीन को। अब मुझे बताइएगा कि अब आप सबको आवाज़ आ रही है? जी मैम अब आ रही है। ओके जी, इसके बाद ऑप्शन नंबर 10 की तरफ अगर आप आए तो इसमें वो एक स्टेटमेंट है जो किसी एक इंसान ने दी थी। हम देखते हैं कि वो कौन था। गिव मी अ चाइल्ड टिल दैट चाइल्ड इज 5 years old एंड आई विल मेक ऑफ हिम एनीथिंग यू वांट, डॉक्टर, लॉयर, थीफ, अ लाइकली कोट फ्रॉम। एक बंदा ये क्लेम कर रहा है कि मुझे एक बच्चा दें जो कि 5 साल तक मेरे पास हो, या 5 साल का हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसको जो है अपने अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, या उसका ऐसा एनवायरनमेंट दूंगा कि वो या तो डॉक्टर बन सकेगा या लॉयर बनेगा या चोर। तो उसके इन्वायरमेंट पे बेस करता है। तो हम देखते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स में से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बिहेवियर, सॉरी, जो इन्वायरमेंट पे यूज करता है। स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे कल मैंने कहा था, बताइएगा। सैंडविच नहीं होंगे। टाइम है बच्चे, कल आपका माइक कल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। माइक मेक श्योर कर लिया करें कि ऑफ हो जब आप क्लास ज्वाइन करें। हाँ जी, थॉर्नडाइक, यहाँ पे हमारे पास डॉट ऑप्शन वेरी। में थॉर्नडाइक है, वॉटसन है, हल और पेवलोव है। तो इन चारों में से क्या आंसर लग रहा है आपको? तब तक मैं जरा ये माइक वाला इशू। जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। वॉटसन। ठीक है, आप लोग आंसर चैट में लिखते हैं, क्योंकि कोई एक भी जो है माइक ऑन करता है तो बाकियों के भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। अब मुझे जो है ना सबके माइक ऑफ करने का भी तरीका नहीं आया, वो भी मैं सीख रही हूँ। तो उसके बाद मैं फिर मेरे लिए भी जरा आसानी हो जाएगी। खैर, थॉर्नडाइक ने क्या किया था पता है कौन था ये, और इसने इसकी किस माइक ऑन एरिया नहीं में करता है। पार्टिसिपेशन थी? Yes, ma'am. Thorndike was the first who worked on behaviorism. इन्होंने law of association, law of repetition, इस तरह से 3 लर्निंग के लॉ किए थे। इसके ठीक है, बाद बाकी जेबी वॉटसन की अगर बात की जाए या पेवलोव की बात की जाए या स्किनर की बात, तो उन्होंने काम किया। ठीक है, गुड। यानी इसमें पेवलव और थॉर्नडाइक और वॉटसन जो है, ये सारे ये तीनों बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थे। और हल कौन था? हल के बारे में किसी को पता है कुछ? Yes, ma'am. Clark Hall ने I guess the drive theory दी थी, if I'm not wrong. यहाँ तो सारे करता रहा क्लार्क हल नाम मुझे याद आ गया। का काम है जी। क्लार्क हल ड्राइव थ्योरी भी इन्होंने दी थी, और आई गेस क्लार्क हल और एक सॉल्मन, इन्होंने लर्निंग के बारे में कुछ बताया था, जैसे लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, इस तरह से जी नीड रिडक्शन थ्योरी भी शायद किसने बताया। चले सही, हम इसको अभी ये सेव कर पुराने लेते हैं, कॉन्सेप्ट याद करते हैं, फिर जब हम दोबारा आएंगे ना फिर इसको हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, नाम तो कंफर्म है मेरी तरफ से, ओके मैम। क्लार्क हल ही है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट ड्राइव थ्योरी पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो फिर हम इसको देख लेंगे। तो इस वाले का आंसर हमारे पास क्या है जी? इसका आंसर है वॉटसन। कल कुछ बच्चे कह रहे थे साथ साथ आप हाईलाइट करती जाया करो। माइक्स ऑफ कर 1 दो बच्चों, मिनट अगर मैं साथ साथ यही प्लीज करती प्लीज, रही। ये जो भी है कोई माइक ऑफ कर दें। मैम आप जो माइक ऑफ नहीं कर रहे इसे रिमूव कर दें, एक ऐसे तो समझ नहीं आएगी ना।
अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, अपने पास कंट्रोल रखो, जहाँ से ज्यादा शोर आ रहा है उसको खुद वहां से ऑफ कर दो माइक उसका। एक सेकंड बस, मैं साथ वालेकुम सलाम मैं देखती हूँ। हाँ, ऐसे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। चलो फिलहाल तो मैं ओके जी, अब तो नहीं इशू आ रहा है, क्योंकि जिसके माइक का इशू था उसको माजूद के साथ मैंने उसको जरा मीटिंग से निकाल रिमूव दिया नहीं है। करो उसको, बस उसका माइक ऑफ कर वो दो। नहीं हो रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, हाँ। पता नहीं, एक तो मेरी तरफ इंटरनेट का थोड़ा इशू है ना। कल भी हमारी क्लास इसी वजह से हो गई थी, तो मैं उसको, वो बच्ची वैसे भी कह रही थी कि रिकॉर्डिंग मिल सकती है, तो रिकॉर्डिंग में कर लेगी उसको कवर। अच्छा जी, हम वापस आते हैं MCQ नंबर 11। साइकोलॉजिस्ट हु आर इंटरेस्टेड इन द परसेप्शन ऑफ मोशन, पार्ट, होल, रिलेशनशिप एंड इन हाउ पीपल जज साइज वर आइडेंटिफाई विद व्हाट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो एज अ होल पार्ट की जब भी बात आती है तो वो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस चीज की बात करता है? इसकी अगर हम डिटेल में ना जाए, साइको एनालिसिस तो अनकॉन्शियस की बात करता है, बिहेवियरल बिहेवियर की बात करता है, गेस्टॉल्ट क्या बात करता है अभी, और स्ट्रक्चरल जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म से निकला हुआ वर्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? गेस्टॉल्ट होगा। Next है जी, give me a group of infants and if I could control the world in which they are raised, I could predict which will become doctor and which will become sculptors. This statement is most likely based on number one, the utilization of the method of classical conditioning, Freudian explanation of human behavior, an early behaviorist conception of nature of human development, or a functionist emphasis on the adaptive nature of behavior. पहला वाला जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग, ये भी बिहेवियरिज्म की बात कर रहा है, मगर जो स्टेटमेंट है अभी हम लोगों ने इसका एक कर लिया हुआ है, तो इसमें कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है? सेकंड वाला तो बिल्कुल भी नहीं, फ्राइडियन साइको एनालिसिस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद थर्ड वाला और फोर्थ वाला, जो फोर्थ वाला फंक्शनलिज्म की बात कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन बचे ए और सी का। ए और सी में से आपको कौन सा इसका आंसर लग रहा है? चैट में बताना है, माइक्स नहीं ऑन करना। ये है जी हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, इन अर्ली बिहेवियरिस्ट कंसेप्शन, क्योंकि जब बिहेवियरिज्म जब ओरिजिनेट हुआ था उसमें सबसे पहले जो पाइनियर था वो वाटसन था, और वाटसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मेरा इरादा था कि मैं उसको जरा डिटेल में पढ़ाऊँ, वो मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अभी हम लोग मीटिंग करेंगे ना, उसमें मैं आपको थोड़ा सा लर्निंग पढ़ाऊंगी, तो हम थोड़ी सी चीजें रिकॉल कर लेंगे। फिलहाल हम इसको जल्दी से हमारे जो 30 MCQs है ना वो तो वाइंड अप करें। उसके बाद है इसका जो आंसर था ना, ये थर्ड वाला है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जेबी वॉटसन ने स्टेटमेंट दी थी कि इन्वायरमेंट जो है ना वो इंसान की पर्सनैलिटी को भी बनाता है, इन्वायरमेंट ही जो है इंसान को बताता है कि उसने क्या बनना है फ्यूचर में। अच्छा जी, द रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग स्लोज डाउन एंड रीचेज अ लिमिट बियॉन्ड विच फर्दर इम्प्रूवमेंट सीम्स इम्पॉसिबल, नोन एज, ये मैंने कल आप लोग को एक असाइनमेंट दी थी, किसी ने पढ़े? कर्व्स ऑफ लर्निंग की मैंने एक असाइनमेंट दी थी, इसका आंसर तो आप लोग ही बताएंगे। अगर तो किसी ने पढ़ी होगी ना तो वो जरूर कर लेगा। जी महरीन, अगर आप माइंड ऑन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें कि क्या थी, कितनी टाइप्स की कर्व्स होती है, तो और भी अच्छा हो जाएगा। जी मैम, मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से जो मुझे समझ आया उसमें उन्होंने बताया था कि लर्निंग कर्व इज अ को रिलेशन बिटवीन लर्नर्स परफॉर्मेंस और ऑन अ टास्क एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो वो करता है कंप्लीट करने के लिए टास्क। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ दिया जाता है जिससे पता चलता है कि कितना, मतलब उसकी प्रोग्रेस किस तरह से है। सही है। तो इसमें से जो वो स्टेटमेंट बता रहा है कि जब हमें पता चले कि आगे इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस नहीं है, तो उस कर्व को हम किस चीज से शो करते हैं, उसका नाम क्या है? क्या वो ऑप्शन है यहाँ पे? मैम लॉस ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, और बोर्डम भी नहीं हो सकता, बोर्डम में कैथारसिस भी। साइको एनालिसिस से रिलेटेड चीज है। मैम व्हाट ये इज बचता है, प्लेट्यू? ये जो फर्स्ट है ये क्या है ऑप्शन? तो इसको यही तो बच्चे प्रोनाउंस किस उसका तरह नाम करें? है। अगर मैंने आपको ना दोबारा ही भेजूंगी
बल्कि नेक्स्ट उसमें मैं बढ़ा देती हूँ तो वो ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है में जो अभी आपने बात ठीक की है। है कि लर्निंग कर्व जो है उसको प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, तो जब परफॉर्मेंस इस तरह की आती है कि जिसमें अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होती तो उसको हम ग्राफ पे जो है ना एक प्लेटू से शो करते हैं। एक प्लेटू की जो शेप होती है ना उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर ये है, और ये 2015 के पेपर में आ चुका है एमसीक्यू। यहाँ पे फिर एस आर आ चुका है, तो आपके ख्याल में अगर एस आर जब आएगा तो उसका आंसर आपने क्या करना है, आंखें बंद करके, बिहेवियर का वर्ड यूज हुआ है तो उसका आंसर बिहेवियरल ही होगा। यहाँ पे दे आर सेइंग, एक सेकंड, SR psychology is an approach associated with the perspective of behaviorism या behavioral, तो इसका आंसर behavioral है। और ये लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे जिन, तो इसलिए आप लोग बस सुनने पे फोकस कर लें और साथ साथ आंसर नोट डाउन करती हैं। 15 है Thorndike's law of effect was an entirely form of present day principle of 2017 का ये MCQs है। जो थॉर्नडाइक ने लॉज दिए थे जिसमें लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि फीडबैक पे बेस करता है कि आपने वो बिहेवियर जारी रखना है या नहीं जारी रखना। तो इसमें पहला ऑप्शन एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब होता है जी आपने अगर कोई जो चीज सीखी है ना उसको किसी लर्न बिहेवियर को अनलर्न करना हो तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। कंटिग्यूटी में आ जाता है अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। रीइंफोर्समेंट में आ जाता है कि आप रीइंफोर्समेंट क्या यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ट्रायल एंड एरर में आप ट्राई ट्राई अगेन कर रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में मैंने आपकी डेफिनेशन आपको इसकी बता दी है कि इसमें देखा जाता है कि फीडबैक क्या मिल रहा है आपको। तो इन तीनों में से आपको क्या आंसर लगता है इसका? इसका आंसर है जी रीइंफोर्समेंट, क्योंकि रीइंफोर्समेंट दो तरह की होती है और बेसिकली रीइंफोर्समेंट ही जो है वो फीडबैक होता है जिसकी बेस पे आपको पता चलता है कि मैंने कौन सी चीज अगेन करनी है और कौन सी चीज अगेन नहीं करनी। उसके बाद है जी 16 हमारे पास है, ये है जी एल्बर्ट बंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी होल्ड्स दैट। एल्बर्ट बंडोरा का नाम सबको पता होगा, इसने बोबो डॉल्स वाला जो है एक्सपेरिमेंट किया था। अब बच्चों अपने माइक्स ऑफ कर दें। मिसबा नूर आपका माइक ऑन था? ओके जी। हाँ जी, एल्बर्ट बंडोरा ने क्या बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या था? इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के जरा आंसर बताएं। लर्निंग इज बेस्ट इन ग्रुप सेटिंग्स। लर्निंग कैन बी अचीव्ड बाय ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग एन अदर पर्सनस बिहेवियर। थर्ड है जी मेयर एक्सपोजर टू एन अग्रेसिव सीन ऑलवेज लेटर एलिसिट्स एग्रेसिव बिहेवियर। डी पे आ जाता है सोशल लर्निंग टेक्स प्लेस एट एन अनकॉन्शियस लेवल। तो एल्बर्ट बंडोरा जो था ना वो किस चीज का मानने वाला था? जो उसका बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट अगर किसी को याद हो तो उसको बड़ी जल्दी पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। जिसको एग्जैक्ट आंसर पता हो ना बेशक माइक ऑन करके आंसर कर दिया करे ताकि हम लोग आगे जाते जाएं। 16 वाले का बी है। हाँ जी बिल्कुल, वो जो एल्बर्ट बंडोरा का बी मैम। जो एक्सपेरिमेंट था ना वो उसने उसी चीज पे किया था कि हम जो है ना ऑब्जर्वेशन, लर्निंग की टाइप्स होती है ना, तो उसमें लर्निंग की एक टाइप है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या फिर इमिटेशन, और उस इमिटेशन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का दूसरा नाम जो है वो मॉडलिंग है। और इसमें जो मेन एक्सपेरिमेंट थे वो एल्बर्ट बंडोरा के थे। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जब इस तरह के वर्ड्स यूज हो, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या लर्निंग बाय इमिटेशन, और एल्बर्ट बंडोरा का नाम आ जाए या बोबो डॉल का नाम आ जाए, तो इससे आप समझ जाए कि इसका आंसर जो है यही वाला होगा। अब आते हैं जी अब्राहम मैस्लो का, सबको पता होगा। इसमें उन्होंने बहुत आसान सा पूछा हुआ है कि अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी थी वो किस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड थी। अब्राहम मैस्लो इज द चीफ ह्यूमनिस्ट प्रोपोनेंट। ह्यूमनिस्ट। ठीक है, गुड। उसके बाद मोस्ट फियर्स आर क्या है? यूनिवर्सल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, प्रेजेंट एट बर्थ होते हैं या लर्न होते लर्नड हैं? ठीक है, गुड, लर्नड। learn. ठीक है, अभी हाईलाइट पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। खैर, हु रोट द बुक entitled द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स? जेम्स ने लिखी थी, विलियम जेम्स ने लिखी थी। डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। Darwin. गुड। जो डार्विन था उसके बारे में कुछ और पता है? वो भी जरा बता दें, क्या क्या थी जिसने दी थी? मैम इसकी जो बुक्स थी ना वो सारी मैन और मतलब इंसान और स्पीशीज पे थी ठीक है, इसकी गुड, बुक्स। तो जो भी इस तरह की बुक्स होंगी वो इसने लिखी होंगी। सही है। उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी और कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, इसने कहा था कि जो जो एक्सपेरिमेंट आप इंसानों के फीचर्स को जानने के लिए कर रहे हैं वैसे ही एनिमल्स पे भी करें, क्योंकि दोनों जो है, क्योंकि इंसान जो है वो पहले बंदर था तो बंदर से इंसान बना है, तो हम क्यों एनिमल्स को पीछे छोड़ दें। यानी वो चाह रहा था कि दोनों को बराबर लेवल पर उन पे एक्सपेरिमेंट करके उनके मेंटल प्रोसेसेस को जो है उनको जज किया जाए।
इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है विलियम जेम्स, जेम्स कैटल, जॉन डेवी एंड E.L. थॉर्नडाइक ऑल बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ थॉट? विलियम जेम्स जो है वो, Behaviorism. गौर से सुन ले बच्चों, विलियम जेम्स जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट से ताल्लुक रखता है। जेम्स कैटल जो है वो है जी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बंदा था, इसने पर्सनैलिटी और स्टैट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज दी थी। जॉन डेवी जो है वो फंक्शनलिस्ट है, और E.L. थॉर्नडाइक जो बिहेवियरिस्ट है। तो आप कैसे इन सबको बिहेवियरिस्ट कह सकते हैं? इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। आपने गौर करना, मैंने कल इसमें कहा था स्कूल ऑफ थॉट के मेन जो पर्सनैलिटीज है वो पढ़ के लाना। अच्छा जी, एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड प्रेफर्स टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज, या फिर हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट इन एन एरिया ऑफ इंड्यूवर, या फिर द एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल टू लर्न इन स्पेसिफिक इंड्यूवर, या फिर स्किल्स वन ब्रिंग्स टू अ गिवन टास्क। ये CSS के एग्जाम में आ चुका हुआ है। I guess the ability of individual to learn some specific. ठीक है, गुड। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, कोई एक स्पेशल स्किल जो है कि आप कितने कैपेबल हो कोई भी काम करने के लिए, वो जो है वो आपका एप्टीट्यूड कहलाता है। इसके बाद 22 वाला भी बहुत आसान है। 4 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या है? एक्सॉन, सेल बॉडी, माइलिन शीट या डेंड्राइट। ये इसकी सही रेशो या वो बनती है, क्या बोलते हैं उसको, तरतीब। दूसरा जो है एक्सॉन, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस और टर्मिनल बटन, ये सही तरतीब है। सी वाला सही तरतीब है, एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड टर्मिनल बटन। मैम ए है ऑप्शन। ठीक है, या फिर फोर्थ वाला एक्सॉन, डेंड्राइट्स, माइलिन शीट एंड मोड्स ऑफ मैम ग्रैन्युलर। सी। ठीक है, जिसका आंसर जो आई है वो गेस सी वाला है, सी है। एक्सॉन आता है, फिर सेल बॉडी आती है, फिर डेंड्राइट्स, और फिर डेंड्राइट्स के आगे जो है टर्मिनल बटन होते हैं। उसके बाद द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट आर्ग्यूज दैट नियरली ऑल बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग एंड दैट द एनवायरनमेंट शेप्स द बिहेवियर इज लेबल्ड एज। इसमें से कौन सा जो है कॉम्बिनेशन ठीक है? ये भी जरा टेक्निकल सा है, इसमें भी आपने जल्दी नहीं करनी, गौर से देखें। मैम ऑप्शन गेस्टॉल बी। जो था, एक सेकंड, ये गेस्टॉल और वर्धाइमर, मैक्स वर्धाइमर गेस्टॉलिस्ट था, फ्राइड साइकोएनालिस्टिक था। टिचनर जो है वो क्या था? टिचनर असल में, इसको जरा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। टिचनर जो था वो स्ट्रक्चरलिस्ट था। मैम ऑप्शन Structuralism. ऑप्शन तो बी हमारे है। पास ऑप्शन डी आता है कि JB वॉटसन बिहेवियरिज्म से जी, ताल्लुक रखता है। तो D ये कंफ्यूज option. करने के लिए उन्होंने, ठीक है, जो भी बच्ची बोल रही है वो सही बता रही है, बस उन्होंने स्कूल ऑफ थॉट का नेम चेंज करके तो कंफ्यूज करने के लिए ये किया। तो आपने जल्दी नहीं करनी, इसी तरह हर एक को गौर से हर ऑप्शन को देख के फिर लास्ट डिसीजन लेना है। उसके बाद है विच नीड इज ऑन द टॉप ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये तो सबको आता सेल्फ होगा। एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, गुड। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, किसने दी थी टू फैक्टर थ्योरी? Carl Jung. Carl Jung. कितने लोगों का कहना है जी ये मोटिवेशन की थ्योरी जो है ना, ये कार्ल यूंग ने दी थी? मैम हर्सबर्ग ने दी थी। क्या थी ये? ठीक है, गुड, ये हम हर्सबर्ग option की थ्योरी है। याद है किसी को? अच्छा जी, इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आयो वाले पढ़ते हैं ये हम लोग, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी उसमें मेन चीजें मोटिवेशन की पढ़ा के हमें फारिग कर दिया जाता है, जबकि जब आयो पढ़ी जाती है फिर कहीं जाकर हमें पता चलता है कि इसमें और भी बहुत सारी थेरीज है। असल में मोटिवेशन की डिफरेंट थेरीज है। सबसे पहली टॉप पे आ जाती है हमारे पास मैस्लो की थेरी, जो कि हमें पता है। ठीक है, दूसरी आती है ERG थेरी, ये भी मोटिवेशन से रिलेटेड है, जो इससे आगे अगले MCQs में पूछा हुआ है। फिर ये टू फैक्टर थेरी भी इसी में ही आती है। तो ये हर्सबर्ग ने दी थी। हर्सबर्ग ने क्या किया था, इसने 200 के करीब जो है इंजीनियर्स लिए थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, फिर उनसे 2 सवाल किए थे कि कौन से जो है फैक्टर्स आपके इदारे में हो तो आप जो है वो आप मोटिवेटेड रहते हैं, और कौन से जो है फैक्टर्स वो हो तो आप इस इदारे को नहीं छोड़ेंगे। यानी मोटिवेशन और मेंटेनेंस दोनों के डिफरेंस उन्होंने पूछा था। तो 2 तरह के फैक्टर्स उनको पता चले थे, जिसको उसने नाम दिया था हाइजीन फैक्टर्स, और दूसरे फैक्टर्स थे मोटिवेशनल फैक्टर्स। इसी की बेस पे उसने नाम रखा था टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, के 2 तरह की मोटिवेशन होती है एक इंसान की। हाइजीन फैक्टर्स में तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो क्या सिर्फ इन्वायरमेंट अच्छा होना इस चीज की दलील है कि आप वहां पे जॉब करते रहेंगे? नहीं। और क्या होना चाहिए साथ? मैम मोटिवेशन होनी चाहिए काम करने की। ठीक है, गुड। मोटिवेशनल फैक्टर्स का होना भी बड़ा जरूरी है। हाइजीन फैक्टर्स इंटरनल तो हो गए। फैक्टर्स भी motivation. हाँ, ठीक है।
तो यही इसने थ्योरी दी थी। हाइजीन फैक्टर्स में को उसने नाम दिया था कि ये ना हो तो डिससेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है, अगर ये हो तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, लेकिन ये हो जाता है कि डिससेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। हाइजीन फैक्टर्स को अगर एक इदारा बैलेंस कर लेता है कि रोशनी भी अच्छी है, एसी वाले रूम्स भी दे दिए, टाइम पे आप लोग जो है वो सैलरी भी दे रहे हैं, सैलरी वाला फैक्टर तो इसमें खैर नहीं आएगा, लेकिन इन्वायरमेंट साफ सुथरा है, आप लोगों को कोई तंगी नहीं होती, तो फिर आप वहाँ मेंटेन तो रह लेंगे। लेकिन मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए होगा, अगर सैलरी अच्छी मिल रही है, आपको बोनस दिया जा रहा है, आपकी जो है वो प्रमोशन की जा रही है, तो आप उस जगह को, उस इदारे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो यही चीज आती है। तो ये 2 फैक्टर थे मैम जो हर्जबर्ग ने दी थी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ। हाँ, ये उसी में ही आ जाता है। लेकिन लर्निंग और मोटिवेशन का मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं घुमा फिर आके, क्योंकि इनकी थ्योरीज बहुत ज्यादा हैं। तो आज मेरा इरादा है नेक्स्ट वाली मीटिंग में आपको थोड़ा सा लर्निंग स्टार्ट करवा दूँ। फिर मैंने क्या करना है कि लर्निंग से रिलेटेड आपको 150 तक एमसीक्यूज में भेजूंगी। उसके लिए आप उसमें से आपने अगर मेरे लेक्चर लेने के बाद 50 तक एमसीक्यूज भी आप अपने तौर पे कर लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको लर्निंग वाला टॉपिक कितना क्लियर है। बाकी फिर आपने प्रैक्टिस के तौर पे अपने पास रख लेना है। वो भी मैंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक का पूछ रहे हैं, तो जो पैसे आपने बुक पे लगाने हैं वो मैं आपको खुद ही प्रैक्टिस के लिए हर टॉपिक के लिए जो है ना भेज दिया करूंगी, तो आप खुद से प्रैक्टिस करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर मुझसे चेक करवाना हुआ तो भी आप मोस्ट वेलकम। मैं उसको अगर ये है कि मैं की भेज दूंगी थोड़ी देर बाद, तो आप उसके साथ खुद ही एनालिसिस कर लेना, वरना फिर जैसे आपको ठीक लगे। जी मरियम। ओके, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल चाल है? मरियम रफीक, कुछ कहना है? आपने आपने हैंड रेज किया था, या फिर हम कंटिन्यू करें? अच्छा जी, ईआरजी थ्योरी की तरफ आते हैं। ईआरजी थ्योरी क्या है, इसके बारे में सुना हुआ? मैम ये भी मोटिवेशन की ही है। यस मैम, ये मैस्लो से निकली हुई थ्योरी है, और उसी की तरह उसने 3 पॉइंट्स बताए थे, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ के बारे में। ठीक है, ऑप्शन बी गुड, है इसका। ठीक हो गया। और ये किसने दी थी? एल्डरफर्ड ने दी थी। और इसमें क्या बताने वाली थी वो आपने बता दी। क्लेटन एल्डरफर्ड इसका पूरा नाम था, और इसने मैस्लो की थ्योरी को जो फर्दर उसकी नीड्स थी उसको डिवाइड कर करके उसको 3 नाम दे दिए थे, जिसमें अगर मैस्लो की हम थ्योरी देखें तो उसमें बायोलॉजिकल और सेफ्टी की जो 2 नीड्स हैं उसको उसने एग्जिस्टेंशियल का नाम दे दिया। इंटरनल सेल्फ स्टीम और सोशल नीड या बिलोंगिंगनेस को उसने रिलेटेडनेस का नाम दे दिया। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एक्सटर्नल सेल्फ स्टीम को उसने नाम दे दिया था ग्रोथ का, जिसको उसने GRE या ERG जो है वो थ्योरी का नाम देके अपनी एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब आ जाते हैं द इंग्लिश साइंटिस्ट हु कंसिडर्ड मेजरिंग इंटेलिजेंस बाय मेजरिंग हेड साइज। कौन था जिसने कहा था कि हेड साइज पे डिपेंड करता है कि वो बंदा जो है वो इंटेलिजेंट है? इसकी वैसे इतनी हिस्ट्री मुझे भी नहीं पता। वेक्सलर भी इन्होंने भी इंटेलिजेंस स्केल दिया था। टर्मन का मुझे नहीं पता, बेने का भी मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, वो इंशाल्लाह जब पता आई चलेगी तो गेस बताती रहूंगी। इसका आप तुक्का लगा। गॉल्टन। डीने साइमन ने इंटेलिजेंस स्केल बनाया था। टर्मन वाज द वन जिसने फर्स्ट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इंटेलिजेंस वर्ड, और वेस्लर का बहुत बाद में काम आया था। और गॉल्टन ही है जो इंग्लिश साइंटिस्ट था, और इसने वो जो बहुत हाई लाइक गिफ्टेड चिल्ड्रन और लाइक उससे काम वाला इस तरह की बताया था। तो आई गेस ठीक लाइक है, आपका गैस गॉल्टन इज द ठीक है, राइट और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया, वेरी गुड। हाँ जी, इसका गॉल्टन ही आएगा। ऑप्शन। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ। स्ट्रक्चरलिज्म द फर्स्ट थ्योरेटिकल स्कूल इन साइकोलॉजी इवॉल्व प्राइमरीली फ्रॉम द वर्क ऑफ। ये तो आपको आ जाना चाहिए, कौन था जिसने इस पे काम किया था? मैम विलियम विलियम बॉन्ड था। हाँ जी, विलियम बॉन्ड, फर्स्ट वाला ही इसका आंसर है। इसके बाद द चाइल्ड एज टबूला रासा, ये भी, इसको अगर मैं स्टेटमेंट सी। को पूरा ना भी पढ़ूं तो सी जॉन इसका लॉक। आंसर है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ जॉन लॉक। प्रोसेस वेयर बाय, इसको जरा पढ़े। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है जिसमें हम लोग एसोसिएशन करते हैं, और किसकी? SR की। certain response result from certain stimulus presentations, या फिर the CS is always presented before the UCS. Actions that are reward tend to the strengthened. Learning occurs when a stimulus is paired with a certain response. अब पहले तो इसको स्टेटमेंट को समझिए कि वो क्या बात कर रहा है, फिर मुझे आंसर बताएं चैट में। हाँ जी सबा, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी? सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर या नहीं? जी आ रही है। ठीक है, इसका आंसर है जी डी। अब आ रही है। लर्निंग अकर्स व्हेन स्टिमुलस डी। इज पेयर्ड विद अ सर्टेन रिस्पांस, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन की जाती है, तो एक स्टिमुलस और
इसमें वर्ड स्टिमुलस भी यूज हो गया है और रिस्पॉन्स भी यूज हो गया, तो मैंने आपको कहा था आंखें बंद करके उसी को ऑप्शन मान लिया करें, बिहेवियरिज्म के लिए भी और क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए भी। ये थे जी आज के हमारे एमसीक्यूज। अब लर्निंग पढ़ा दूं थोड़ा सा, फिर उसके जी बाद मैंने मैम। आपको एमसीक्यूज भेजने हैं। लर्निंग पढ़ाते पढ़ाते जितने भी हमसे पढ़ा गया ना और मीटिंग एंड हो गई तो मुझे बता देना, हम लोग जितना मुझसे पढ़ाया जाएगा ना, आज मैं लर्निंग पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज आप लोग करना बैठ के। सो बेसिकली लर्निंग क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट्स, और जो इंस्टिंक्ट्स है वो क्या होते हैं, वो हमारे इननेट हमारे अंदर होते हैं, और इंस्टिंक्ट जानवर और इंसानों दोनों के अंदर होते हैं। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, जानवर को जब भूख लगती है, प्यास लगती है, जो भी नीड है वो उसको फौरन पूरा कर लेता है। पानी पीना है, पानी में डायरेक्ट मुंह डाल देता है। खाना खाना है, खाने में डायरेक्ट मुंह डाल देता है। जबकि इंसान ऐसा नहीं करता, इंसान ने कुछ लर्निंग के एलिमेंट्स बीच में डाले होते हैं कि भाई पानी पीना है तो उसके लिए मुझे ग्लास यूज करना है, खाना खाना है, सालन डालना है तो मुझे उसके लिए प्लेट यूज करनी है, खाने के लिए कौन सी चीज है जो मैंने कच्ची खानी है और कौन सी चीज है जिसको मैंने पका के खाना है। तो इस तरीके से इंस्टिंक्ट बेस्ड जो लर्निंग है ना, वो ह्यूमन की को जानवरों से इस तरीके से डिफरेंट बनाती है। हालांकि दोनों में इंस्टिंक्ट का बड़ा रोल होता है। एक तो ये चीज, उसके बाद आ जाते हैं कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं लर्निंग के, जिसमें हमारे पास आ जाता है अराउजल, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट और एसोसिएशन। मैं रिपीट कर देती हूँ, अराउजल, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट और एसोसिएशन। अब अराउजल क्या होती है, ये वो फैक्टर है जो बेस्ड करता है टोटली क्यूरियोसिटी वाले हमारे इंस्टिंक्ट पे। जब भी हमें कोई क्यूरियोसिटी होती है तो वो हम लोग जो है ना, उस हमें अर्ज होती है किसी चीज को सीखने के लिए कि क्या कोई चीज हमारे सामने जो हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। जब इस तरह की क्यूरियोसिटी होती है तो हमें जो वो ये मजबूर करती है कि हम इसको मजीद सीखें। तो अराउजल वाली जो फैक्टर है वो क्यूरियोसिटी वाली इंस्टिंक्ट पे बेस्ड करता है। जो मोटिवेशन है, इट इज बेसिकली गोल डायरेक्टेड। द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ हंगर, थर्स्ट, स्लीप, जो भी हमारी नीड है हम उसको पूरा करने के लिए जो है ना अपने उस गोल को अचीव कर रहे होते हैं कि पहले मुझे प्यास लगी, मैं पहले पानी पी लूँ, फिर मैं कुछ और काम करूंगी। तो मोटिवेशन में हमारी बेसिकली गोल डायरेक्टेड डायरेक्शन वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या चीज होती है, रीइंफोर्समेंट वाला फैक्टर हमें बताता है कि हमारी लर्निंग की जो रेशो है उसको हमें बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है तो ऑब्वियसली हम उसको बढ़ाएंगे, और अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में है जिसमें हमें पनिशमेंट का खतरा है तो हम उस बिहेवियर को या उस लर्निंग को अनलर्न करने की जितनी जल्दी हो सके कोशिश करेंगे। फिर एसोसिएशन, नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग अफेक्ट्स को देखते हैं कि अगर हम दो चीजों को एसोसिएट करते हैं, स्टिमुलस या रिस्पॉन्स को, तो इसका हमारे ऊपर इफेक्ट क्या आता है। तो ये चार तरह के फैक्टर्स बड़े हर तरह की लर्निंग में हमारे आगे पीछे ऑन एंड ऑफ जो है रिवाइज हो रहे होते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें हैं कि हमारे हर इंसान जो है ना, जब भी साइको बाय सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, सर्वाइवल के लिए आगे बढ़ता है तो वो चार तरह की डिफरेंट चेंजेस से गुजरता है। वो चेंजेस कौन कौन सी हैं, फिजिकल चेंज, न्यूरल चेंज, मेंटल चेंज और साइकोलॉजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होती है कि आपने बाइसिकल सीखना है, ठीक है, आप जाहिर है उसको आपको उसका पैडल और वो उसका हैंडल पकड़ना आना चाहिए और ब्रेक कब लगानी है वो सब आना चाहिए। न्यूरल चेंज क्या है, आपका दिमाग आपको कहता है कि नहीं तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन जब आप एक बार साइकिल को फिजिकल एक्टिविटी के जरिए उसको जब चलाती हैं और आप उस तरीके से इतना खतरनाक नहीं होता जितना आप पहले सोच रही होती हैं, तो आपकी न्यूरल चेंजेस में चेंजेस आना शुरू होती है कि अच्छा ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। जब आप इस लेवल पे आ जाती हैं कि हाँ ये चीज इतना खतरनाक नहीं था, तो ये आपकी मेंटल चेंज आ जाता है कि आपको उस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि वो चीज जिसको मैं इतना ज्यादा फेयरफुल समझ रही थी वो इतना मुश्किल नहीं था। और साइकोलॉजिकल चेंज का होता है, हम हमारी लाइफ में चीज़ों के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो इसी तरीके से चेंज हो रहा होता है। ये कुछ मेन मेन चीज़ें थी, ये आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो आपको याद रह जाएंगी। ये जस्ट आपको लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया। मेन चीज़ की तरफ आते हैं, वो है लर्निंग की टाइप्स। लेट मी चेक टाइम कितना है, 7 मिनट रह गए, तो 7 मिनट काफ़ी है, मैं वन बाय वन इनका बता देती हूँ। लर्निंग की टाइप्स है जी, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और लर्निंग बाय इमिटेशन, इनसाइड लर्निंग और लर्निंग बाय कंडीशनिंग। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर का जब भी नाम आएगा आपने थॉर्नडाइक आंखें बंद करके जो है ना उसके साथ उसको कंसल्ट कर देना है, क्योंकि इसमें मेन काम थॉर्नडाइक का था। जब भी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन या मॉडलिंग का लफ्ज आएगा तो हमने अभी पढ़ा है एल्बर्ट बंडोरा जो है उसका नाम आएगा। इनसाइड लर्निंग में हमारे पास दो लोग आते हैं, एक तो है जी जस्ट अ सेकेंड, कोलबर्ग या कोहलर कॉर्नर है समथिंग। और ईसी टॉलमन है। इनके अभी मैं आप लोगों को फिर एक्सपेरिमेंट भी जी। बता दूंगी। और इसी में जो है ना एक और टर्म यूज होती है इम्प्रिंटिंग की भी। तो कॉग्निटिव लर्निंग कह लें, लेटेंट लर्निंग कह लें या लर्निंग बाय इनसाइट कह लें, ये सब जो है इंटर रिलेटेड भी कह लें, या इसको कुछ बुक्स में इनको टाइप ऑफ लर्निंग कहा गया है, कुछ बुक्स में जो है ना लेटेंट लर्निंग को
इन्होंने लर्निंग बाय इमिटेशन की सब टाइप कह दिया और कहीं पे जो है इसको बस कंफ्यूज किया है, लेकिन आप इसको भी एज अ फोर्थ टाइप ऑफ लर्निंग कंसीडर कर लें, कॉग्निटिव लर्निंग को। तो इसको कॉग्निटिव लर्निंग को लेटेंट लर्निंग भी कहते हैं। लेटेंट और कॉग्निटिव लर्निंग में जो मेन बंदा है वो है ईसी टॉलमन। लर्निंग बाय इनसाइट में कोहलर है। और उसके बाद लर्निंग बाय कंडीशनिंग में हमारे पास दो तरह के आगे कंडीशनिंग्स आ जाती हैं, क्लासिकल और ओपरेंट। क्लासिकल में जो मेन पायनियर बंदा है वो है पेवलव, इवॉन पेवलव। और ओपरेंट में हमारे पास आ जाता है स्किनर। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल गया है। अक्सर इसी से एमसीक्यू जाते हैं और इसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा ट्रायल एंड एरर में कौन था, ऑब्जर्वेशन में कौन था, इनसाइट में कौन था। जो थॉर्नडाइक था उसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? ये वो बंदा था जिसने वो बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसको पजल बॉक्स में रख के। तो आगे आप डिटेल नेट से देख लेना कि वो क्या था और किस तरीके से उसने किया था। जो इमिटेशन वाली लर्निंग है उसमें अल्बर्ट बंडोरा था, उसने वही मैम बिल्ली पे किया था ये, वो चूहे थे? बिल्ली था, चूहे पे तो इसने किया था। कैसे? किसने किया था? एक सेकंड मुझे देखने दो मरियम, तुम जो मेरा इम्तिहान ले रही हो ना। ध्यान ही दे रही है, क्लियर कर रही हूँ। क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हें टीचर समझ रही हूँ, बदतमीजी ना अच्छा करो। फिर ठीक है। एक्चुअली ये मेरी कुलीग भी और मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, तो इसका बनता है मुझे छेड़ना। नहीं, जो बुक मेरे पास है ना मरियम उसमें सिर्फ बिल्ली का लिखा हुआ है, तो मैं तो बिल्ली का वही मानूंगी। बड़ा बदतमीज है। मैम डॉग पे पेवलव ने किया था। किस पे? असल में ना ये वो चीज डॉग है पे तो जिससे हम लोग पेवलव ने की, किया हाँ था। डॉग पे तो पेवलव ने किया था, डॉग को के साथ जी किसी और ने मैम। हिम्मत की भी नहीं थी। लेकिन जो रैट्स वाला है और ना वो मैम अभी वो मुझे, कैट भी किया रैट्स था। पे टॉलमन ने किया था मरियम। यही चीज मुझे अक्सर हाँ कंफ्यूज हाँ, कर जाती है, टॉल मैन। कोहलर और टॉलमन मुझे इस चीज में कंफ्यूज करते हैं। कोहलर ने चिंपैंजीज पे और किया यार, था, ये भी लिख लें ऑब्जेक्टिव के तौर पे, क्योंकि ये और एमसीक्यू में ओपरेंट अक्सर कंफ्यूज कंडीशनिंग करते में हैं। पिजन्स पे किसने किया था? स्किनर ने। स्किनर ने। स्किनर, सॉरी, बीएफ स्किनर, ब्रैडफोर्ड। हाँ बी एस हाँ। स्किनर। ठीक है जी, थैंक एक यू तो मैडम। ये चीजें आपने याद रखनी है, बल्कि मैंने भी साथ याद रखनी है। और क्या बताने वाला था लर्निंग में? बाकी इनकी डिटेल आप लोग इंटरनेट से पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि डिटेल में जाने लगे तो फिर हमारा सारा टाइम इसी में चले जाना है। और क्या बताने वाला था? हाँ एक और चीज, मैम कुछ लॉज कॉन्सेप्ट्स ऑफ, हैं जिस तरह से आप कॉग्निटिव लर्निंग में से कह रही सॉरी सॉरी, हैं, इम्प्रिंटिंग या इस तरह से, इसमें से बहुत पूछा जाता है और ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। इम्प्रिंटिंग जो है ये तो मैम इसमें ही अगर आ आप जाता है ना। कॉग्निटिव लर्निंग को थोड़ा डिटेल में बता दें, कैसे हाँ जी। तो मतलब थोड़ा सा इसमें बता दें, इसके अलावा और भी दो चार मिलते जुलते कॉन्सेप्ट इम्प्रिंटिंग और पता नहीं ऐसे कुछ बताते हैं, वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। चलिए सही है, इसका मैं बता देती हूँ। वैसे मेरा आज मेन फोकस जो था वो उस पे था। मैं पहले वो बता देती हूँ, लॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि 3 मिनट है ये जो है मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैं 5 मिनट की ब्रेक आपको दूंगी, फिर उसके बाद हम लोग इसको जो है जो चीजें आप बता रही ना उसको हम पढ़ लेंगे। जो कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट है वो हमने इतना ही किया हुआ है कि उसमें 3 तरह के फेजेस थे, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। ऐसे ही है, ऐसा ही है बच्चों। जी जी बिफोर यस कंडीशनिंग मैम। में क्या था, जी जी। यूसीएस क्या होता है, कुछ टर्म्स इसमें यूज हुई थी। जब भी अनकंडीशन का लफ्ज यूज होना तो समझ जाए वो इननेट या इंस्टिंक्ट्स की बात कर रही है, ऐसा बिहेवियर जो हमें सीखना ना पड़ा हो। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, फूड, हमें पता है फूड हमने खाना ही खाना है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स कुत्ते ने क्या शो किया, स्लाइवेशन, वो भी हम सीखते नहीं है स्लाइवेशन, वो हमारा खुद ब खुद जो है मुंह में पानी आ जाता होता है, फिर चाहे वो एनिमल हो या इंसान हो। तो इससे जो है ना ये चीज आपने याद रखनी है कि अनकंडीशन लफ्ज यूज हो गया तो वो चीज है जो हमने लर्न नहीं की, और हम लोग एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं कि हम कंडीशन ऐड करके एक हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं। तो पेवलव ने भी यही किया कि कुत्ते को एज अपना सब्जेक्ट रखा, और उसने उसके उस अनकंडीशन जितने भी उस टाइम पे जो मेन फोकस था उस बिहेवियर को उसने कंडीशन में लेकर आना था, कंडीशन स्टिमुलस बनाना था, इसके जिसके पीछे उसने सारा एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो बिफोर कंडीशनिंग वाले टर्म थी उसमें उसने यूसीएस पेश करता था जो कि खाना था, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता था, यूसीआर, स्लाइवेशन। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में उसने क्या किया, यूसीएस के साथ यानी उसके फूड के साथ एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट कर दिया। हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन की जाती है, तो उसने यूसीएस के साथ किसको एसोसिएट किया, न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि बेल थी। फिर उसके बाद उसने देखा कि कुत्ते ने जो है, और वो उसको तब तक एसोसिएट करता रहा जब तक उसने उस कुत्ते की हैबिट डेवलप कर दी कि बेल बजने पे भी तुमने जो है स्लाइवेशन करनी है, यानी उसका जो यूसीआर था वो एसोसिएट कर दिया यूसीएस की बजाय सीएस, न्यूट्रल स्टिमुलस एनएस के साथ। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसने ये स्टेप किया। आफ्टर कंडीशनिंग उसने क्या किया कि वो जो उसका एनएस था ना, न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि बेल थी, वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया जिसको उसने नाम दिया था सीएस।
और इसके जवाब में क्या होता था कि टाइम आया कि जब जब इवन बेल के बजने पे भी जो है ना कुत्ता स्लाइवेशन स्टार्ट कर देता था, जिसको जो उसका रिस्पॉन्स था वो कंडीशन रिस्पॉन्स था, स्लाइवेशन। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स आए थे, वो अगर टाइम हो जाएगा तो 1 मिनट है, चले मैं इसमें बता देती हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान उसने 3-4 और स्टेप्स भी किए थे जिनको लॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। नंबर 1 इसमें रूल ऑफ लॉज ऑफ कंडीशनिंग में आता है रीइंफोर्समेंट, दूसरा लॉ आता है एक्सटेंशन का, तीसरा आता है डिलेड रिएक्शन, चौथा आता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, जी पांचवा आता है जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस, और छठा है जी कंडीशनिंग ऑफ हायर ऑर्डर। ये मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताती हूँ। 5 मिनट की ब्रेक ले लें, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मैं बीच में जो है मेरी आवाज़ कट जाए। तो इंशाल्लाह 5 मिनट बाद हम मिलते हैं बच्चे।